आधी रात 12:01 पर एक तेज फोन की घंटी बजती है। राहुल पहले फोन की आवाज को नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर वह तेज होने लगती है और आखिरकार राहुल तंग आकर उस फोन कॉल को उठाता है। तभी दूर से उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह घबरा जाता है। वह बार बार फोन पर पूछ रहा था कि कौन है वहां, पर रोने की आवाज बढ़ती ही जा रही है। वह आवाज और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। राहुल फोन काट देता है घबराकर, लेकिन शॉकिंगली फोन काटने के बाद भी वह रोने की आवाज लगातार उसे सुनाई देती रहती है। राहुल बार बार दोबारा पूछ रहा है कि कौन हो तुम। तभी वह आवाज एक नाम लेती है। वो नाम था विशाल। राहुल के हाथ से घबराहट की वजह से फोन गिर जाता है, क्योंकि विशाल उसका वह दोस्त था जिसकी 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। क्या रात के समय कोई मरा हुआ इंसान किसी को फोन लगा सकता है? वैसे आज हम जिस डरावनी कहानी के बारे में जानने वाले हैं, उसके मुताबिक तो इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा होता है। सोचिए एक बेसमेंट जिसका दरवाजा अंदर से बंद है, पर उस दरवाजे पर किसी के पीटने की आवाजें लगातार आ रही हैं, जैसे कि कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलते हैं, एक तेज चीख की आवाज आती है और फिर सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। आप घबरा जाते हो, चारों तरफ बेसमेंट में देखते हो, पर वहां पर कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक एक आवाज आपकी रूह कपा देती है। फोन की रिंग की आवाज। एक डरावना फोन जो उस बेसमेंट लगा तो हुआ है, पर उसके पास जाते ही आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि उस फोन के तार कटे हुए हैं और वह बिना किसी पावर के चल रहा है, उसकी घंटी बज रही है। इसके बाद आप हिम्मत करके उस फोन को उठाते हो और यही कर दी आपने सबसे बड़ी गलती, क्योंकि फोन पर दूसरी तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। आप बार बार पूछते हो कौन, और धीरे धीरे महसूस करते हो कि वह रोने की आवाज एक हंसी में बदल रही है। वह आवाज तेज होती जा रही है। तभी आपको एक डरावना एहसास होता है। आप डर की वजह से कांपने लगते हैं, क्योंकि अब उस बच्चे की डरावनी हंसी की आवाज फोन के स्पीकर से नहीं, बल्कि उस बेसमेंट के कोने से आ रही है जहां आप खड़े हुए हो। जैसे ही आप कोने में देखते हो, आपको नजर आती है एक बच्चे की काली डरावनी हंसती हुई परछाई, और इसी के साथ उस बेसमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है हमेशा के लिए। यह जो डर आपने अभी इस कहानी में महसूस किया था, यह डर था फिनी क्रैक का, जो एक दिन अपने घर से निकला और अचानक एक अंधेरे बेसमेंट में पहुंच गया। उस बेसमेंट में जहां उससे पहले कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, और अब फिनी फंसा हुआ था उन सब आत्माओं के बीच उस बेसमेंट में। और आगे अब उसके साथ जो होने वाला है ना, लिटरली उसका सुनकर आप शॉक रह जाओगे। तो फटाफट से स्नैक्स लेकर तैयार हो जाओ, हम चलने वाले हैं एक बहुत ही डरावनी दुनिया में, जहां आने वाला है तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आज के हॉरर वीडियो में। भारत के कई हिस्सों में आधी रात के समय आने वाली आवाज़ों को बुरा संकेत माना जाता है। कर्नाटक की नाले व कहानी और बंगाल की निशिदांत की दंत कथाएं आज भी इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती हैं। इन कहानियों के मुताबिक अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर घर पर ही क्यों न बैठे हुए हैं, और अगर आधी रात को किसी सुनसान इलाके या घर के दरवाजे से कोई आवाज़ देकर आपका नाम ले, तो न ही आपको पलट के देखना है और न ही उस आवाज़ का गलती से भी जवाब देना है, क्योंकि यह होती है तो बुरी शक्तियाँ जो आपके जवाब देते ही आपको पकड़ DDH सकती हैं। पर क्या हो अगर यह शक्तियाँ फ़ोन के ज़रिए आपको बुला लें? और ऐसा ही कुछ दिखाया है इस अमेरिकन हॉरर शो में, जिसका नाम है द ब्लैक फ़ोन। और इस रोंगटे खड़ीड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1978 से। नॉर्थ डेनवर सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और गर्मियों की शाम अब ठंडी हवा में बदल चुकी है। सड़क के किनारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं। माँ खिड़कियों से झांक रही है और एक अजीब सी शांति पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। यह वो शांति थी जो तूफान से पहले होती है। पुल के नीचे दीवारों पर लगे पोस्टर फड़फड़ा रहे हैं। इन पोस्टरों में थी उन बच्चों की तस्वीरें जो हफ्तों से गायब थे। लोग अब इस शहर में एक नाम लेने से भी डरने लगे थे, और वह नाम था द ग्रेबर। एक काला वैन जिसका इंजन भी आवाज़ नहीं करता, वह हर रात को किसी न किसी गली में दिखता है और फिर कोई बच्चा गायब हो जाता है। इसी शहर में रहता था फिनी ब्लैक, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। 13 साल का एक शांत और सीधा लड़ेचका। वो हर रोज़ अपनी छोटी बहन ग्वेन के साथ स्कूल जाता है। ग्वेन थोड़ी सी अलग है। उसे कभी कभी कुछ ऐसे सपने आते हैं, या कहो तो उसे कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जो सच साबित हो जाते हैं। घर में उनके पिता टेरेंस अक्सर शराब के नशे में डूबे रहते थे।
वे बच्चों से ज़्यादा अपने खाली गिलास से बात करते थे। फिन हमेशा चुप रहता था, लेकिन ग्वेन अंदर से बड़ी मजबूत थी। इनके घर में हमेशा एक डर का माहौल रहता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा डर का माहौल इस टाउन के ग्रेबर का। एक दिन फिन स्कूल में अपने दोस्त रॉबिन के साथ खेल रहा था। रॉबिन मजबूत था, वो फिनीस को पुलिस से बचाता था। वो फिनीस का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अचानक एक दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अब एक पोस्टर पर उसका भी नाम और तस्वीर थी। अब उसके गायब होने के बाद ग्वेन ने एक बड़ा अजीब सा सपना देखा। काले गुब्बारे, एक सफ़ेद माँ बच्चा जो चिल्ला रहा था। वह नींद से जाग गई। उसकी सांसें तेज़ी से चल रही थीं और खिड़की के बाहर देखने पर उसने पाया कि सड़क पर एक काले कलर की वैन धीरे धीरे वहाँ से गुजर रही है। अगली शाम जब फिनी स्कूल से लौटकर अपने घर आ रहा था, अचानक कोने से वही काला वैन आकर रुका। दरवाज़ा खुला और एक आदमी जिसने जोकर के जैसे कपड़े पहने हुए थे, वह उस वैन से बाहर निकला। उसके हाथ में एक ग्रोसरी बैग जो अचानक से ही गिर गया। उसका सामान सड़क पर बिखर गया। यह देखकर फिनी उसके मदद के लिए आगे आया। उस आदमी ने मुस्कुराकर फिनी से कहा कि मैं एक जादूगर हूँ, क्या तुम जादू की मैजिक ट्रिक देखना चाहोगे? फिनी के ना कहने से पहले ही उसके मुंह के सामने काला गुब्बारा अचानक से फट गया और सब कुछ काला हो गया, अंधेरा हो गया। जब फिनी की आंख खुली तो वह एक डार्क रूम में एक अंधेरे कमरे में थी। एक अजीब सा कमरा जिसकी दीवारें सीमेंट की थीं। छत पर एक पुराना सा बल्ब झूल रहा था। कमरे के बीच में एक काली रोटरी फोन दीवार पर लटका था और अजीब बात यह थी कि उस फोन का तार कटा हुआ था। फिनी काफी घबराया था। वह अकेला भी था और डर भी लग रहा था। वह हिम्मत करके खड़ेडा हुआ। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, इस उम्मीद से कि उसे शायद यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। फिनी ने देखा कि इस पूरे बेसमेंट में बस एक ही दरवाजा है और उसके बाहर से एक भारी ताले की आवाज आ रही है। ऊपर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और तभी सब कुछ शांत हो गया। वह घंटों उसी कोने में बैठा रहा। कमरे की दीवारें ठंडी थीं, हवा में नमी थी। उसे समय का अंदाज ही नहीं लग रहा था क्योंकि वहां कोई खिड़की नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक बल्ब की लाइट धीमी झपकी और फिर अंदर एक तेज रिंग रिंग की आवाज। वो काफी डरा हुआ था। फोन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहले तो एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाना, फिर एक तार कटे हुए फोन का बजना। उसने हिम्मत कर फोन का रिसीवर तो उठाया, लेकिन उस तरफ से उसे फोन पर जो उसने आवाज सुनी, वह सुनते ही उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो आवाज थी रॉबिन की, फिन के दोस्त की, जो कुछ ही समय पहले गायब हुआ था। पहले तो फिन खुश हुआ, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ कि रॉबिन की आवाज में कोई खुशी नहीं है, बल्कि उसकी आवाज में था खौफ। बात करते करते रॉबिन अचानक चुप हो गया और जोर जोर से चीखने लगा, मुझे इस बेसमेंट से बाहर निकालो फिन। फिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि रॉबिन से अजीब बात क्यों कर रहा है। बेसमेंट में तो वह खुद बंद है। उसे बचाने की बजाय वह खुद को बेसमेंट से निकालने की बात आखिर क्यों कर रहा है? और आखिर रॉबिन की कॉल इस बिना पावर वाले फोन पर आई कैसे? रॉबिन की आवाज़ फ़ोन पर आना बंद हो गई और अब फ़ोन पर आने लगी थी एक अजीब सी हंसी की आवाज़। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी और फिर फिन के कान में उस आवाज़ ने एक बात कही, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारे साथ हुआ। तुम भी यहीं मरोगे हमारे साथ और यहीं कैद रहोगे हमेशा के लिए। वो रॉबिन से कहने लगा कि मुझे बचाओ। मुझे यह भी न मालूम था कि फ़ोन के उस तरफ रॉबिन है भी या नहीं। इसी बीच फिन को कान के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत पलटा और मुड़कर उसने जो देखा, उस नज़ारे ने फिन की रूह जमा कर रख दी। उस डरावने बेसमेंट के अंदर कई छोटे बच्चे खड़े थे, जिसमें से एक उनका दोस्त रॉबिन भी था। कुछ बच्चे दीवारों को अपनी खून से लगी उंगलियों से नोच रहे थे, तो कुछ ज़मीन की टाइल को हटाकर वहीं से निकलने के लिए सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक जब फिन ने उनकी तरफ देखा तो वह सब फिन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। चेहरे पर थे उनके आंसू, लेकिन साथ ही थी एक डरावनी सी मुस्कान। फिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल उसने देखा कि उन्हीं बच्चों के सड़े हुए शरीर बेसमेंट में अलग अलग हिस्से में पड़े हुए हैं। यह मंजर बेहद भयानक था। किसी ने यह देखकर अपनी मानसिक स्थिति खो दी थी, किसी ने खुद को ही काट कर खा लिया था।
कोई डर और भ्रम की वजह से दीवारों पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे चुका था, पर कुछ की मौत हो चुकी थी, भूख और प्यास से। यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। फिन को समझ आ गया था कि वह सब आत्माएं हैं उन बच्चों की जो पहले इस बेसमेंट में फंसे हुए थे और अब उसको भी उनके बीच ही रहना होगा, और वह शायद यह यातनाएं फिन को भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो ही एक अकेला ऐसा जिंदा इंसान था जो अभी इस बेसमेंट में फंसा हुआ था। वह डर की वजह से कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसे वह आत्माएं दिखनी बंद हो जाए। जब उसने फिर आंखें खोली तो उस रूम में कोई नहीं था। इसी बीच उसका पिता उसकी बहन ग्वेन के साथ लगातार फिन के गायब होने की वजह से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ग्वेन को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर वह बसमेंट कहाँ है और उसका भाई कहाँ पर बंद है। पुलिस लगातार फिन को खोज रही थी और हर बार की तरह उनके हाथ खाली ही थे। यहाँ पर फिन डर से कांपते हुए इस बसमेंट में अकेले कोने में बैठ गया। तभी अचानक से फोन की घंटी बजी। इस बार फोन पर रोबिन नहीं था बल्कि कोई और था। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा वही हाल हो जो मेरा हुआ। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा फिन। यानी वह आत्माएं फिन का बुरा नहीं चाहती थी। वो यह चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा फिन के साथ न हो, और इसीलिए वह चाहती थी कि फिन हिम्मत न हारे। वो बल्कि शायद मदद करना चाहती थी। इसके बाद फिन ने उन आत्माओं से बात करना शुरू किया। उन आत्माओं में से एक ने कहा कि फर्श की टाइलें हटाकर नीचे देखा। फिन ने वैसा ही किया। नीचे उसे एक गड्ढा मिला, शायद वह गड्ढा जो उस लड़के ने मरने से पहले बनाया था अपने एस्केप के लिए। इसके बाद हर कुछ घंटों में फिन को अलग अलग आत्माओं की आवाज़ आने लगी फ़ोन पर। कोई कहता था कि दीवार के पीछे एक लंबी केबल है, कोई बताता था कि फ्रीजर को दीवार ढीली है, कोई कहता था कि दरवाजे पर कान लगाओ तुम्हें बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, कोई यह बताता था कि दीवार के एक हिस्से में खड़ा था, छेद में से बाहर को रोशनी और हवा अंदर आती है, अगर हिम्मत है तो वहां से मदद के लिए पुकार लो। दूसरी तरफ लगातार ग्वेन की नींद फिनी के सपनों से भर चुकी थी। हर रात वह एक अजीब सा नया घर देखती, खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे जो हवा में हिल रहे होते। कभी वह देखती दो एक जैसे घर जो आमने सामने यड़े हैं और किसी एक के नीचे है एक अंधेरा काला गड्ढा। हर सपना उसे फिनी के और ज़्यादा करीब खोच रहा था। वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फिन लगातार बाहर निकलने की रोज़ नई कोशिश करता। भूख प्यास से उसकी हालत ख़राब थी। पहले उसने फर्श के नीचे सुरंग बनाने चाही, लेकिन मिट्टी बड़ी कठोर थी। उसे पास कोई टूल भी नहीं था। वो अपनी तरफ से हर कोशिश करता और जब वह हिम्मत हारता और थक जाता था, फिर घायल हो जाता तो फिर फ़ोन बजता और यह आवाज़ उसे याद दिलाती कि वह अकेला नहीं है। वह उसे हिम्मत देती। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब फिनी बेसमेंट में बैठकर उन आत्माओं से बात करता, उनके डरावने एक्सपीरियंसेस सुनता, उनकी कहानी को जानता, उनके बताए गए तरीकों से उस गड्ढे में से या कहो तो उस बेसमेंट से निकलने की कोशिश करता। लेकिन अब भूख प्यास से थक हार कर फिनी की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। लेकिन तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। फिनी थकान और भूख से बेसमेंट के एक अंधेरे कोने में बेहोश पड़ा था। तभी अचानक फ़ोन तेज़ी से बजने लगा और यह बार रिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिनी ने फ़ोन उठाया तो कई आवाज़ें एक साथ दूर से आने लगीं, जैसे बेसमेंट में मौजूद हर आत्मा उसके साथ कुछ कहना चाहती हो। लेकिन इतनी सारी आवाज़ों के बीच फिनी कुछ भी समझना नहीं चाहता था। इसी पल शहर के दूसरे छोर पर गेवन शहर की भीगी सड़क पर खड़ी थी, उस घर के सामने जिसे सपने में उसने देखा था, जिसके नीचे उसका भाई बंद था। जब मेन ने सपनों से अपने भाई की लोकेशन का आखिरकार पता लगा ही लिया था, उसने सारी बात पुलिस को बताई। शुरू में तो पुलिस ने ग्वेन की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसे एक बच्चे की कल्पना समझा। लेकिन जब ग्वेन ने डिटेलिंग के साथ हर एक चीज़ सटीक तरीके से बताई, तब पुलिस भी मजबूर हो गई। वो उस मोहल्ले में पहुंचे जहां पुलिस को पहले से शक था, लेकिन सबूत न मिलने के कारण गहराई से जांच नहीं हो पा रही थी। ग्वेन के बताए इशारों के अनुसार उन्होंने घर के लॉन में खुदाई शुरू करी और थोड़ी देर बाद उन्हें बेसमेंट का दरवाजा मिल गया। उन्होंने दरवाजे को तोड़ा तो अंदर था फिनी, जो भूख प्यास से बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह जिंदा था। फिनी को अस्पताल पहुंचाया गया बाद में,
जब उस पूछताछ की गई तो उसने सारी घटना बताई। उसने फोन से आने वाली आवाज के बारे में भी बताया। हालांकि शुरुआत में फिनी की बातों पर पुलिस को विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि इतने लंबे समय तक उस अंधेरे कमरे में बंद रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वह किसी तरीके के भ्रम में चला गया है। लेकिन बाद में उसकी हर बात की जांच की गई। फिनी ने एक एक बच्चे का नाम, उसकी कहानी बताई थी। वह सब रियल घटनाएं थी। वह सच में गायब हुए वही बच्चे थे जिन्हें ग्रेबर ने गायब किया था। इसका मतलब यह था कि फिनी सच बोल रहा था। उन मरे हुए बच्चों की आत्माओं ने सचमुच फिनी की मदद करने की कोशिश की, उस कटे तार वाले फोन के जरिए। कुछ महीने के इलाज के बाद फिनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो घर तो आ गए, लेकिन उसके आसपास था एक अजीब साइलेंस। उसने जिंदगी का वो दौर देख लिया था जो शायद कोई नहीं देखना चाहता। इसे अब ऐसा लगता था कि जिन आत्माओं से बेसमेंट में उसने बात की, जिन आत्माओं ने उसकी मदद करी, जिनमें से एक उसका दोस्त रॉबिन भी था, वह सारे बच्चे, ये सारी आत्माएं हमेशा अब उसके साथ ही हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फिनी की नहीं है। ऐसी भारत में भी कई कहानियां और लोक कथाएं हैं जिनके अनुसार अगर किसी इंसान की मौत बहुत दर्द में या उसकी इच्छा पूरी हुए बिना हो जाती है तो उसकी आत्मा इसी दुनिया में फंसी रह जाती है। कई बार उन आत्माओं का मकसद बुरा नहीं होता, वह अपने करीबियों को बचाना चाहती है, जैसे कि रॉबिन ने फिनी के साथ किया। और कभी कभी यही आत्माएं अपने दर्द, गुस्से या अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण दूसरों को डराने या मारने की कोशिश करती है। तो ये थी फिनी की कहानी। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसा है तो लाइक करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।